दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से है कमजोरी के संकेत और कल के भारी उतार चढ़ाव वाले सेशन के बाद आज फिर से कमजोर शुरुआत के आसार। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी दबाव के आसार है। देखते हैं आज फिर से ओपनिंग से ज्यादा अहमियत है क्लोजिंग की। क्या कुछ अहम लेवल के ऊपर बंद हो पाएंगे या फिर आज नीचे के लिए खुलेगा रास्ता? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार। पर अनिल जी, उससे पहले इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड सर दिख रहा है आपका, थोड़ा बताएं कहाँ हैं आप? आज स्टूडियो में तो मेरे साथ नहीं है। बिल्कुल, आज दीप मैं मतलब एक बहुत ही क्या कहना चाहिए जिसे एक्जोटिक लोकेशन पे हूँ। काश मैं कैमरा घुमाकर आपको दिखा पाता आसपास का, मतलब पूरी हरियाली के बीच में एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि आप नेचर की गोद में हैं। एक बेहतरीन रिसोर्ट है जहाँ पर मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ और ये है गुड़गांव के पास एक्चुअली। तो बड़ी खूबसूरत जगह है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि SGX 50 लाल निशान में है, डाउ 250 गिरा है, फिर भी मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, इस मूड माहौल जो बेहतर दिख रहा है वो इस पूरी प्रकृति की वजह से है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह से आज मैं शो कर रहा हूँ। सर जेलस करा रहे हैं आप ऐसे एक्सोटिक लोकेशन जाकर। पर आइए नहीं, उसका रीज़न ये कि आप और मैं दोनों एक साथ छोड़कर एक साथ नहीं जा सकते, तो किसी न किसी को हेडक्वार्टर पर रहना ज़रूरी है। इसलिए ये कुर्बानी आपने दी है, एंजॉय मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो बढ़िया है। तो अनिल जी तो तैयार हैं सुपर थर्सडे के लिए। पर आइए अनिल जी से जानते भी हैं आज के मार्केट सेटअप के बारे में, कहाँ पर रखनी है आपको नज़र। उससे पहले जो आज के अहम ट्रिगर्स हैं उस पर भी एक बार डाल देते हैं नज़र। अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन हमने गिरावट आती हुई देखी है और ये गिरावट आई है उनके इन्फ्लेशन डेटा की वजह से। 31 साल की ऊंचाई पर है इनका इन्फ्लेशन। जानेंगे अनिल जी से कैसे समझना चाहिए इस बात को। सोना 5 महीने की ऊंचाई पर है, 48,800 के ऊपर आते हुए दिखा है। दिवाली या धनतेरस के मौके से अब तक देखें तो करीब 1500 रुपए की तेजी सोने के दाम में आपको एक हफ्ते में आती हुई दिखी है। आज वायदा कारोबार में 10 नतीजे और साथ ही निफ्टी में टाटा स्टील के नतीजों पर रहेगी नजर और नतीजों का रिएक्शन भी आएगा। बर्जर पेंट्स, पिडलाइट, मेट्रोपोलिस जैसी कंपनीज का रिएक्शन आपको नतीजे पे आते हुए दिखेगा और ढेरों कैश मार्केट के नतीजे भी हमारे फोकस में हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो ये थोड़ा ग्लोबल एक्शन आपसे समझना चाहूंगा सर। 2 दिनों से यूएस में थोड़ी सुस्ती है, रिकॉर्ड ऊंचाई से ज्यादा नहीं फिसले हैं बाजार, पर हल्की सुस्ती दिखा रहे हैं। और ये जो कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है सर, इसको कैसे समझना चाहिए? 6.2% पर 31 साल की ऊंचाई। और आई डोंट नो लास्ट टाइम कब ऐसा था सर जब यूएस का इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा, लगभग 1% ज्यादा यूएस का इन्फ्लेशन भारत से। तो शायद दीप हमारे लिए यही राहत की बात है कि सिर्फ महंगाई हमारे यहाँ नहीं है, सबके यहाँ वो होता था ना। बचपन में हम लोग देखते थे कि जब अभी तो आजकल तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मुंबई के लोगों को और बड़े शहरों में तो लोगों ने कभी, खास तौर से हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने कभी ये अनुभव ही नहीं किया कि पावर कट भी कुछ होता है या बिजली भी जाती है। लेकिन छोटी जगहों पर हमने तो बचपन में बहुत जिया ये बिजली जाने वाला मामला। तो कभी भी हमारे घर पर लाइट चली जाती थी तो सबसे पहले हम बाहर निकल कर ये देखते थे हमारी गई है, सबकी गई है आसपास में। और जब लगता था कि पूरी मोहल्ले की गई है, पूरे शहर की गई है, तो फिर एक रिलीफ मिलती थी कि चलिए ठीक है, हालात सिर्फ हमारे यहाँ ख़राब नहीं, सब जगह ऐसे ही हाल है। वैसे ही हाल इन्फ्लेशन का भी है। न सिर्फ हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, न सिर्फ बाकी देशों में, दुनिया के सबसे बड़े देश में, सबसे बड़ी इकोनॉमी में, अमेरिका में भी वही हाल है। तो ये इन्फ्लेशन का मामला, ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया भर की है। अब हुआ क्या है? कल 6% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन आया, 30 सालों की ऊंचाइयों पर है, हमारे से ज़्यादा है, नो डाउट। ये आंकड़े ऐसे तो हैं ही कि जिनके दम पर डाउ 250 पॉइंट गिरे, इतना तो बनता है दीप। लेकिन पॉइंट ये है कि अब इसमें 2 चीज़ें आपको देखनी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले नेगेटिव साइड पर देख लें। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ये आप हम सब लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है महंगाई दरों के लिहाज से, जो आप और हम जानते हैं कि अभी तक फेड ने सिर्फ ये कहा कि टैपरिंग शुरू करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से महंगाई ऊपर की तरफ बरकरार रहे, बनी रहे, कायम रहे, तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ वो लिक्विडिटी घटाएंगे बल्कि ब्याज दरें भी बढ़ाएंगे। तो ये डबल मार पड़ेगी इक्विटी मार्केट की। अब तक जो तेज़ी बनी है, ये तेज़ी सिर्फ 2 वजह से बनी है। पहला, नीची ब्याज दरें, और दूसरा, भरपूर पैसा सिस्टम में, लिक्विडिटी में। वो भले ही डायरेक्टली इक्विटी मार्केट के लिए लिक्विडिटी ना हो, लेकिन
इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट में पैसा पहुंच ही जाता है अगर आपको तेजी का रुझान बनता हुआ दिखे। और अगर दोनों ही चीज़ों पर सवाल या निशान लगने लगे फेड की तरफ से तो फिर मुश्किल हो सकती है। और इस लिहाज से ये महंगाई के आंकड़े थोड़े खराब हैं और जो बाजार का मूड खराब कर सकते हैं, जैसा कि कल उन्होंने किया भी। लेकिन क्या अगर 30 साल की ऊंचाइयों पर महंगाई आए तो क्या फिर अमेरिकी बाजार सिर्फ 250 पॉइंट ही गिरने चाहिए, 1% से भी कम? तो इसका जवाब है ना। और यही एक पॉजिटिव बात है कल के महंगाई के आंकड़ों में। और पॉजिटिव बात भी नहीं कहूँ तो ये कहूँ कि थोड़ी सी आगे के लिए बेहतर स्थिति है कि ज़्यादातर लोग अमेरिका में और दुनिया में ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो आंकड़े आए ये अब तक के 30 साल के भले ही हाई हों, लेकिन शायद आने वाले कई समय तक के लिए भी हाई रहेंगे। अब यहाँ से इन्फ्लेशन के और बढ़ने की संभावना कम है, घटने की संभावना ज़्यादा है, जिसे कहते हैं ना पीक आउट हो चुका है। जितना बढ़ना था बढ़ चुका, अब यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये भी एक कहीं न कहीं धारणा है लोगों के दिमाग में और शायद इसी वजह से डाउ जितना गिरना चाहिए उतना गिरा नहीं। तो मेरा ये समझना है, अगर आप पिछले 1-1.5 महीने का माहौल देखें जिसमें हमने लगातार बार बार लोगों को चेताया भी है कि किस तरह से कमोडिटीज़ के दाम तेज़ी से घट रहे हैं, एक कच्चा तेल वगैरह छोड़ दें तो बाकी कमोडिटीज़ के दाम काफ़ी तेज़ी से घटे हैं, चाहे वो मेटल्स ले लें, चाहे आयरन ओर ले लें, चाहे सॉफ्ट कमोडिटीज़ ले लें। तो धीमे धीमे ग्लोबली इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, ये कंफर्ट रखा जा सकता है। दूसरा, टेपरिंग कम होने के बाद थोड़ी सी लिक्विडिटी भी कम होगी सिस्टम में, तो वैसे भी आपका लिक्विडिटी कम होने से भी थोड़ा सा आपका इन्फ्लेशन कम होता ही है। तो मेरे ख्याल से इसलिए अमेरिकी बाजारों में बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और पिछले 2 सेशन में जो कुछ अमेरिकी बाजारों में हुआ है दीप, वो एक तरह से आप रनिंग करेक्शन के तौर पर देख लें। उस रनिंग करेक्शन के लिए ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। लोगों को उम्मीद या आशंका ये थी कि फेड की मीटिंग के आसपास या फेड की मीटिंग के तुरंत बाद अमेरिकी बाजार गिरेंगे क्योंकि वो टेपरिंग की बात करेंगे। अब बाजार तो बाजार हैं, उस वक्त नहीं गिरे, अब हल्के फुल्के करेक्शन दे रहे हैं। तो अमेरिकी बाजारों में रनिंग करेक्शन है और मेरा ये मानना है अभी भी अमेरिकी बाजारों में कुछ भी नहीं बिगड़ा है और अभी भी अमेरिकी बाजारों में हल्के फुल्के करेक्शन के बाद अपसाइड की गुंजाइश है। तो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। चिंता सिर्फ ये है कि ऐसे वक्त ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं जब हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट्स की तेजी में चल नहीं पाए और गिरने में हमें उनका साथ देना होगा। यही बस दिक्कत है हमारी। बिल्कुल, ये एक हमारी दिक्कत ज़रूर है सर। पर ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया हमारे बाजार से, अगर आप कोरिलेट करें, क्योंकि कल भी हमने देखा हमारे बाजार सुस्त थे ग्लोबल सुस्ती की वजह से। पर आपने सुबह जब हम बात कर रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि आज की ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। और गैप डाउन के बाद हमने देखा बाजार संभले और फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हमने देखा कि बाजार में बढ़िया रिकवरी भी आती हुई दिखी। तो एक समय पर लग रहा था कि शायद जो 17,800 के निचला सपोर्ट है वो भी निफ्टी टेस्ट कर सकता है, बट 1-1.5 बजे के बाद जो रिकवरी आई बाजार में और इवेंचुअली निफ्टी ने 18,000 का स्तर होल्ड किया, जो आपकी कमेंट्री भी थी क्लोजिंग लेवल इंपॉर्टेंट है, वो कितना अहम था सर कल के सेशन में? कल के क्लोजिंग शो में तो दीप था नहीं, मैं तो मेरा तो कुछ भी क्रेडिट नहीं है। जो कुछ भी रिकवरी वो आप लोगों की वजह से ही हुई है, आप लोगों ने की है, आप लोगों ने करवाई जो भी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि वो कहते हैं कि इज्जत बच गई, मतलब 18,000 के थोड़ा सा ऊपर बंद हो गए और 39,000 के थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी में बंद हो गए। तो मतलब खराब तो हैं, कमज़ोर तो हैं, लेकिन उतने बुरे नहीं हैं कि जिससे कि मतलब बिल्कुल ही मन खराब हो जाए आपका कि अरे ये क्या। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ी सी मतलब दिक्कत के संकेत दे रहा है। बंद होते होते हम 39,000 को होल्ड जरूर कर पाए, लेकिन कमजोरी के संकेत वहाँ पर साफ है। स्पेशली पिछले 2-3 सेशन से बैंक निफ्टी अपने हाइज को नहीं पार कर रहा है, पिछले दिनों के हाइज को, वो थोड़ी सी चिंता की बात है। निफ्टी आज फिर से वही वाली बात है, अगर आज फिर से निफ्टी 18,000 के ऊपर बंद होता है, बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर बंद होता है तो ठीक, लेकिन अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी सी रिस्क खुल सकती है। कितनी? निफ्टी में फिर वही, अगर आप 18,000 के नीचे बंद होते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए क्लोजिंग के बेसिस पे होगा 17,800 का। और अगर 18,000 के नीचे बंद होते तो एक बार फिर से आप 17,600 17,700 का जो पुराना लेवल था उसके आसपास पहुंच सकते हैं। और तब हम देखेंगे कि एफआईज के डेटा किस तरह के होते हैं या ग्लोबल मार्केट्स कैसे होते हैं। तो आप 1 बाय 1 लीजिए। 18,000 के नीचे 17,800 नेक्स्ट सपोर्ट और 17,800 के नीचे 17,600 700 फाइनल सपोर्ट है, वहां से रिवर्स होना चाहिए अगर आता है वहां तक का करेक्शन। तो नहीं, 18,000 के आसपास या इसके ऊपर ही बंद हो जाए। इवन मैं बोलता हूं 17,925 के ऊपर भी बंद होते हैं आज एक्सपायरी के दिन, तब भी ठीक है। असली समस्या 17,925 के नीचे शुरू होती है बंद होने पर। तो ओवरऑल हम सपोर्ट भी नीचे लगातार देख रहे हैं और इतने खराब आंकड़ों के बावजूद बाजार नीचे से सपोर्ट भी ले रहा है, तो निफ्टी पर मुझे ज़्यादा समस्या दिखती नहीं।
समस्या बैंक निफ्टी पर है। अगर आज 39,000 के नीचे बंद होते हैं तो फिर बैंक निफ्टी पे थोड़ी सी 500 से 1000 पॉइंट की रिस्क खुलती हुई नजर आती है, वहीं पर आपको सावधानी रखनी है। और अगर 39,000 के लेवल को बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है तो बहुत दिक्कत की बात नहीं, न 39,000 के नीचे बंद होता है न 40,000 के ऊपर बंद हुआ है। पिछले 2-3 हफ्तों का हाल ही है। और दीप, एक और चीज समझ लीजिए, आपको याद होगा 2 हफ्ते तक बैंक निफ्टी ने खतरनाक लीडरशिप दिखाई, निफ्टी कुछ नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी हाइज पर हाइज मारे जा रहा था, राइट। अब वापस वही वाली बात है, निफ्टी थोड़ा मजबूत दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठंडा धीमा दिख रहा है। तो ये चलता रहेगा, कभी कोई। तो ओवरऑल इस वक्त आपके लिए ट्रेड बहुत सिंपल है। लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है निफ्टी है, शॉर्ट साइड पर ट्रेड करना है बैंक निफ्टी है। क्लोजिंग 39,000 बैंक निफ्टी की चाहिए, 18,000 के ऊपर निफ्टी की मिले तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 17,925 की मिले तो भी ठीक है, 17,800 के नीचे खराब, सिंपल। जी दीप, बिल्कुल, तो कल की तरह आज भी क्लोजिंग लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए सर, फिर आज का सेटअप भी आपसे समझा जाए। वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, कैसे समझे आज के सेटअप को सर? दीप, सेटअप के लिहाज से देखें तो ग्लोबल संकेत डेफिनेटली नेगेटिव साइड पर ही है आज के लिए। एफआईज के संकेत भी नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव है, सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का नेगेटिव है और ट्रेंड न्यूट्रल है। ये आज के आपके सारे के सारे संकेत। अब आइए सपोर्ट रेंज, निफ्टी की दिन की सपोर्ट रेंज 17,850 17,925 मानी जाएगी। इसके नीचे फिसलने के चांस कम है, एक्सपायरी का दिन है, हो भी सकता है, और अगर हो तो 17,750 17,800 वो रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों आती दिखेगी। ऊपर 18,050 18,100 वो रेंज है जहां पर बार बार जाकर हम अटक रहे हैं पिछले 3 दिनों से। ये रेंज नज़र में रखिए, एक बार इसे पार करके ऊपर की तरफ निकले तो 18,125 से लेकर 18,200 तक की रेंज बन सकती है निफ्टी में ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी कल के लोज के आसपास ही सपोर्ट है और वो है 38,775 38,875 की रेंज में। 38,875 कल का लो है, तो 38,775 38,875 ये दिन के लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगा पहले, और इसके नीचे 38,425 38,525 ये आखिरी उम्मीद है। और आपको याद होगा 29 अक्टूबर को हम 38,426 का लो बनाकर वहाँ से घूमे थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दीप यहाँ बताना चाहता हूँ, 29 अक्टूबर का माफ़ कीजिएगा, तो जो लो था इंट्राडे वाला वो हमने नहीं तोड़ा है 38,426, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जो इस करेक्शन में 39,115 का क्लोजिंग था उसके नीचे कल बाजार जरूर बंद हुआ है। तो 39,023 की जो कल क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग बेसिस पे हल्का सा संकेत बैंक निफ्टी ने रेंज के नीचे जाने का दिया है। आज कंफर्मेशन आएगी कि वाकई में बैंक निफ्टी रेंज के नीचे जाकर 500,000 पॉइंट कम होने को तैयार है, या फिर एक हल्की सी क्लोजिंग नीचे मिल गई, वापस से आप 39,000 और इसके ऊपर क्लोज होते हुए दिखेंगे। उस लिहाज से बैंक निफ्टी की आज की ये रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, 38,425 38,525 ऊपर 39,225 39,300 हल्की फुल्की रुकावट है आज के लिए। इसके पार निकले तो 39,450 39,575 वो रेंज होगी जहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट भी करना चाहिए और शॉर्ट भी जरूर करने चाहिए। तो ये है आपके लिए आज के सारे लेवल्स दीप जी। बिल्कुल, तो सारे लेवल्स आज के ट्रेड के लिए नजर रखते हैं, इंटरेस्टिंग एक्शन होगा। दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? 17,900 17,850 सॉरी 17,900 18,050 ये दिन की आज की छोटी रेंज होगी। 17,850 18,100 दिन की मीडियम रेंज है और 17,750 18,175 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। बैंक निफ्टी 38,875 ये कल का लो है, ये सपोर्ट के तौर पर होगा, और कल का हाई 29,225 दिन की ये छोटी रेंज होगी। मीडियम रेंज 38,525 से 39,450 की निकल कर आती है, और बड़ी रेंज के तौर पर 38,425 39,575 इस रेंज पर फोकस कीजिए। तो ये निफ्टी की और बैंक निफ्टी की आपके लिए बड़ी रेंज हो गई है। अब आइए एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस पर। इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन और घटकर 49% हो गई, और आज आप डेटा में भी देखेंगे, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, तो एफआईज की तरफ से अब सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ क्वांटिटी के लिहाज से। बेच तो रहे हैं लेकिन पहले जितना बेचते थे उससे थोड़ा सा कम। पीसीआर कंफर्टेबल है 0.94 पर। अब आजकल मैं पीसीआर को 0.94 पर ओवरसोल्ड करने में मुझे थोड़ी सी झिझक होती है। हालांकि कल भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी इस वजह से हुई कि पुट कॉल रेशियो आपका बाजार को हल्का दिखा रहा है, आज भी हल्का दिखा रहा है। तो एक उम्मीद कर सकते हैं दीप कि अगर गैप से नीचे खुले या गैप से ना भी खुले, एक बार अच्छा करेक्शन दिखाए और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी आ जाए, तो वहां से शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी का चांस तो बनता है। एग्रेसिव नहीं होगी लेकिन हल्की फुल्की तो होगी, क्योंकि पुट कॉल रेशियो आपको वो कंफर्ट दे रहा है कि बाजार हल्का है, कोई खास चिंता की बात नहीं। विक्स थोड़ा बहुत बढ़कर आया 2%,
चलेगा, कोई चिंता नहीं। चलिए, तो ये है आपके लिए आज के संकेत और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो रखने हैं ध्यान में। अब बताएं सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस वालों को क्या करना है? स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे ट्रेडर 17,900 का। क्लोजिंग बेसिस पर अगर आपको छोटा रखना है तो 17,900 ही रखिए, थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो 17,800। ये आपके लिए होंगे स्टॉप लॉस के लेवल। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस कल के लोज के आसपास रखिएगा, 38,850 का इंट्राडे भी। और क्लोजिंग में अगर आपको छोटा रखना है तो 39,000 रख लीजिए, और ठीक ठाक सा स्टॉप लॉस रखना है तो 38,800। ये स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। शॉर्ट पोजीशन पर कल के स्टॉप लॉसेस जो थे परसों के थे, वही आज भी रखने हैं आपको 18,125 निफ्टी पर, डे ट्रेड के लिहाज से भी और क्लोजिंग के लिहाज से भी। बैंक निफ्टी पर थोड़े से स्टॉप लॉस दीप मैंने नीचे की तरफ खींचे हैं। इंट्राडे स्टॉप लॉस 39,300 का इंट्राडे होगा, और क्लोजिंग बेसिस पे 39,500 का होगा। जो अब तक 40,000 चल रहा था क्लोजिंग बेसिस पे, उसको खींचकर 39,500 लेके आए हैं, और इंट्राडे वाले स्टॉप लॉस को भी थोड़ा नीचे किया है 39,300 का। ये स्टॉप लॉसेज आपके लिए काफ़ी है दीप जी। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस मौजूदा पोजीशंस वालों के। नई पोजीशंस के लिए क्या करना है सर? शॉर्ट करें निफ्टी 18,125 के स्टॉप लॉस के साथ। कल भी यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दी थी, आज भी यही दीप। कल और आज की स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं, सेम लेवल से सेम स्टॉप लॉस है। 18,125 स्टॉप लॉस शॉर्ट करना है। 17,975 पहला टारगेट है जिसके आसपास हम खुलेंगे। 17,925, 17,902 अगले टारगेट है। 17,850, 17,800 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। खरीदना जो चाहते हैं 17,825, 17,925 की रेंज में विचार करें खरीदारी करने का। जितना 17,800, 850 की रेंज में खरीद पाएँ, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है। अदरवाइज टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें। कल का लो जो है 17,915 के आसपास का पहला सपोर्ट वही बनता है, उसके बाद 825, 850 के आसपास का बनता है, वहाँ पर आप एंट्री करने का सोच सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर का होगा 17,750 का, कल भी यही दिया था, और कल भी आपको इस लेवल में इस रेंज में एंट्री करने का मौका मिला। देखिए कल 17,915 का लो था, तो वहीं से बाजार घुमाए 925 की, इसीलिए मैं रेंज दे रहा हूँ। आज भी वहीं पर सपोर्ट लेने की पहली कोशिश करेगा तो वहाँ पर एंट्री करने की सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस 17,750 का रखिए। टारगेट जो बनेंगे 17,975, 18,015, 18,050 और 18,075, 18,100, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए निफ्टी में करनी है खरीदारी। लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, कम गैप के साथ हैं, और उसकी वजह ये है कि रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है और हर 25-50 पॉइंट पर अब आपको गैप्स मिल रहे हैं जहां पर बाजार रुकते अटकते देख सकते हैं। तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और ऐसे खरीदारी करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने के लिहाज से। जी दीप। ओके, तो ये तो रही आपके लिए निफ्टी की बात। लगभग सिमिलर लेवल्स हैं कल के हिसाब की स्ट्रैटेजी से। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी जो लोग बेचना चाहते हैं, स्टॉप लॉस छोटा किया है, 39,300 का स्टॉप लॉस। कल 39,225 का हाई था, और परसों का लो जो था वो 39,225 का था। तो 39,225 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी निकल कर ना टिके, तब तक तो आप ये मानकर ही चलें कि आप कमज़ोर हैं। यानी कि 200 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ भी जाए तब भी आपके अंदर वो भावना और कॉन्फिडेंस आना ही नहीं चाहिए कि मजबूत है। मजबूती का पहला संकेत तो 39,225 से मिलेगा, ठीक है। इसके 75 पॉइंट ऊपर 39,300 पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कर देना है। ओके, अब आइए टारगेट्स क्या बनेंगे। जो टारगेट बनेंगे 38,950, 38,875, ये दो छोटे टारगेट हैं। 38,775, 38,675 दो मीडियम टारगेट है, और 38,525, 38,425 ये फाइनल टारगेट है। अभी एज ऑफ नाउ मैं 38,425 के नीचे की मंदी नहीं देख रहा हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। एक्सपायरी का दिन है, लेवल किसी भी तरह के आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो फाइनल टारगेट है वो 38,425 का बनकर आता है, जो कि आपके लिए 29 अक्टूबर का लो लेवल है। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 38,425, 38,525 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है आज, तो वहाँ पर मौका देखना चाहिए आपको खरीदारी करने का। ये कल का ही लेवल है, कल ही की रेंज है, कल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आज हो जाए तो हो जाए। 350 पॉइंट चूँकि बैंक निफ्टी कल घटा है तो रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। 38,350 आपका स्टॉप लॉस होगा। 38,675, 38,775, 875, 38,925 और 39,000, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी निचले स्तरों पर। अब पता नहीं वो लेवल आए या ना आए, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर खरीदने की राय है, और वो रेंज निकलेगी 38,775 से लेके 38,925। मूड माहौल और डाउ फ्यूचर्स को देखकर डिसाइड करें। 38,925, 875, 775, जिस लेवल पर आप एंट्री करना चाहें कर सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस आपका 38,675 का होगा। ऊपर के टारगेट 39,000, 39,125, 39,225, 39,300
39,400 और 39,500, ये सारे 4 टारगेट हैं जिनके लिए दीप एग्रेसिव ट्रेडर्स को करनी है बैंक निफ्टी में खरीदारी। जी ओके, तो ये है आपके लिए आज के पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, कहाँ है मौका, किस तरह से बनानी है पोजीशन। बैंक निफ्टी में अग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदारी का मौका भी मिलेगा। सर, बैन लिस्ट डबल हो गई है, लंबे समय बाद एडिशन। सन टीवी, एस्कॉर्ट्स, पीएनबी बने हुए हैं, पर उसके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा, बीएचईएल, सेल और इंडिया बुल्स हाउसिंग ये जुड़ गए हैं। तो आज आपके लिए 7 स्टॉक्स हैं जो वायदा कारोबार के बैन में होंगे और कुछ ओल्ड फेवरेट्स भी वापस बैन में आ गए हैं। अच्छा सर, आज का डेटा समझाएं। फंड्स का जो एक्शन है, थोड़ी सेलिंग कम हुई है पर अभी भी सेलिंग आ रही है सर। मजा तो नहीं है दीप। देखो ऑनेस्टली आप मुझे पूछेंगे, डेटा अच्छी नहीं है, छोटे भले दिख रहे हो लेकिन क्वालिटी वाइज तो खराब ही है। 470 करोड़ का कैश में बेचना ठीक है, छोटा लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सामने 1221 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो आप देखिए 1700 करोड़ की नेट बिकवाली स्टॉक्स की है। अब कहाँ छोटा है बताओ, बड़ा है ना। अच्छा, पिछले 1-2 दिन से क्या हो रहा था, थोड़ा बहुत इंडेक्स खरीद रहे थे एफआईज, तो इंडेक्स में लग रहा था कि चलो इंडेक्स को लेके वो ख़राब नहीं है उनका मूड, और स्पेशली जिस दिन 18,000 के ऊपर हम बंद हुए तो शॉर्ट कवरिंग काफ़ी। लेकिन कल के सेशन में भले ही छोटा है आंकड़ा लेकिन क्वालिटी वाइज फिर ख़राब है, 512 करोड़ का इंडेक्स भी बेचा है। तो अब कैसे मैं अच्छा मानूँ, न कैश में खरीद रहे हैं, न स्टॉक फ्यूचर खरीद रहे हैं, न इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, तीनों तो बेच ही रहे हैं। तो आंकड़े कल के छोटे भले ही दिख रहे हो लेकिन क्वालिटी के हिसाब से उतने ही खराब है जितने पिछले 2-3-4 दिनों से लगातार आ रहे हैं। तो कल के डेटा फिर खराब है। घरेलू फंड ने खरीदारी की है थोड़ी 767 करोड़ की, ठीक है, जितनी एफआईज की कैश में बिकवाली उसके मुकाबले में वो ठीक ठाक खरीद रहे हैं। लेकिन बात यही है कि अगर एफआईज बेच रहे हैं, घरेलू फंड खरीद रहे हैं और ट्रेडर्स किस तरफ है, अगर उन्हें लेना नहीं है और उन्हें बेचना है या अपनी लॉन्ग पोजीशन हल्की करनी है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला हो सकता है। इसलिए डेटा और ग्लोबल दोनों कमज़ोर एक साथ नहीं चाहिए, एक मजबूत हो एक कमज़ोर हो तो चल जाता है, दोनों को साथ में झेलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए एक्सपायरी थोड़ी सी मुश्किल भरी हो सकती है। एक ही अच्छी बात दीप है, वो है कि बाजार हल्के हैं, और ये मैं आपको अभी यही बता दूं हल्के क्यों हैं। पुट कॉल रेशियो आपका घटकर 0.94 पर आ गया, वो कंफर्टेबल है। एक्सपायरी के दिन कम से कम आप ओवरबॉट पोजीशन में नहीं जा रहे हैं। अब आज के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है एफएनओ के, वो देख लीजिए। 18,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 18,000 के पुट पर 32 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 40 लाख शेयर हैं। तो आप आज खुलेंगे 18,000 के नीचे तो थोड़े से 18,000 के पुट राइटर्स जो हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है वो थोड़े बैकफुट पर होंगे, ये सिंपल है। अगला अहम सपोर्ट 17,900 का है, 38 लाख शेयर है। 17,800 पर भी 38 लाख शेयर हैं। तो 17,900 और 17,800 दोनों बराबर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी पर। आगे 18,000 के नीचे, ऊपर कितना जा सकते हैं, 18,100 को पार करने में दम निकल जाएगा। 52 लाख शेयर हैं कॉल राइटर्स, बड़ी पोजीशन बनाकर बैठे हैं। 18,000 का कॉल राइटर तो हो गई, प्लस 52 लाख ही हो गए। तो आप ये समझिए दीप की करीबन 1.25 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स हो जाते हैं 18,000 के ऊपर, जो दबाकर कॉल राइट करके बेचे हैं 18,000 18,100 की रेंज में। तो इसलिए ऊपर बढ़ने में थोड़ा पसीना आता हुआ दिखेगा, ये साफ नजर आ रहा है आपके लिए एफएनओ के डेटा में निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। 39,000 मेक और ब्रेक लेवल है जहां पर आप कल बंद हुए। 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों ही जगह है, पुट में भी है कॉल में भी है। यानी कि तेजी और मंदी करने वाले दोनों ट्रेडर्स ये मानकर बैठे हैं कि 39,000 होल्ड करेंगे हम। तेजी करने वाले ये मान रहे हैं कि हम नीचे की तरफ होल्ड करेंगे, नीचे जाएगा। मंदी करने वाले सोचेंगे नीचे की तरफ जाएगा, 39,000 टूट जाएगा, और तेजी करने वाले सोचेंगे नहीं बंद होकर वापस ऊपर आ जाते हैं। अभी भी 39,000 पर उम्मीद रखी है। तो 39,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 39,500 पार नहीं होगा बैंक निफ्टी पर, कम से कम आज ये इत्मीनान रख सकते हैं। अच्छे खासे शॉर्ट्स वहाँ बने हैं 39,200, 300, 400, 500 लेवल पर, हर एक लेवल पर दीप ऊपर कॉल राइटिंग होकर रखिए। तो 39,500 आपके लिए माउंट एवरेस्ट से नहीं चढ़ पाएंगे। 39,000 के नीचे 38,500 अगला अहम सपोर्ट है। तो रेंज बहुत क्रिस्टल क्लियर है बैंक निफ्टी की 1000 पॉइंट की, 38,500, 39,500 और बीचों बीच 39,000 आपके लिए रस्सा कशी वाला या ताकत आजमाइश वाला लेवल। तो डेटा आज बहुत ही क्लियर मिले हैं दीप, एकदम कंफर्टेबल आराम से। बिल्कुल, तो चलिए बढ़िया डेटा है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। अच्छा सर, एक छोटी सी बात और करनी थी। आईपीओ मार्केट्स तो काफी गर्म है और लेटेंट एनालिटिक्स पहले दिन ही 6.25 गुना भरा, पर जो पेटीएम का आईपीओ है वो फाइनली सब्सक्राइब होकर बंद हो गया। कल करीब 1 बजे तक सिर्फ आधा ही सब्सक्राइब हुआ था, वहां से फिर सब्सक्रिप्शंस बढ़कर आए, बट सुस्त रिस्पॉन्स बना। सबसे बड़ी आईपीओ ये जो आई बहुत ही सुस्त रिस्पांस के साथ ही बंद होती हुई दिखी सर, स्पेशली इस साल जहां पर हम काफी रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन फिगर्स देख रहे हैं। नहीं दीप, इसको सुस्त रेस्पॉन्स नहीं कहूँगा
मैं इसको कहूँगा कि सही रेस्पॉन्स मिला है, इतना ही मिलना चाहिए था, इससे ज़्यादा बनता नहीं है। इसकी 2-3 वजह दीप। एक तो है ना, आप इतिहास उठाकर देखें पुराना, जितने बड़े आईपीओ आए हैं, जितने हाइप्ड आईपीओ आए हैं, उनमें लोगों का पैसा बना नहीं है। आप कोल इंडिया देख लें, इससे पहले सबसे बड़ा आईपीओ कोल इंडिया का था 10,000 करोड़ के आसपास का। अभी तक भी देखिए कोल इंडिया में डिविडेंड ठीक है, डिविडेंड आया वो सब ठीक है, बट अदरवाइज देखें तो कोल इंडिया ने कोई ऐसी बड़ी वेल्थ बनाई नहीं है। हर सबसे बड़े आईपीओ से आप ये तो उम्मीद करते हैं नहीं कि वो बड़ी वेल्थ बनाएगा, राइट, बड़ा पैसा बनाएगा, इसीलिए वो इतनी बड़ी साइज का आईपीओ ला रहा है और लोग इसीलिए इतनी बड़ी साइज की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो इसलिए तो नहीं लगा रहे हैं कि आप मुश्किल से मतलब 5-7-8% का CAGR का रिटर्न दो, आप थोड़ा अच्छा रिटर्न देंगे ये उम्मीद रहती है। लेकिन रिलायंस पावर के ज़माने से आप देख लें, फिर उसके बाद कोल इंडिया देख लें, हाल ही में देखो, इससे पहले जो अभी में बड़ा आईपीओ एक 5,000 करोड़ का निरमा वाली जो सीमेंट कंपनी थी विस्तास, कौन सा, न्यूको विस्तास, उसका था, वहाँ पर भी कोई खास पैसा बना नहीं है, आप देख सकते। तो सारे ये बड़े आईपीओ हैं, वहाँ पैसा बनाना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ क्या है, अब अगर आपके आईपीओ की साइज़ बड़ी है, कोई बात नहीं, बड़े आईपीओ आने चाहिए, बड़ी कंपनी आनी चाहिए, मार्केट को डेप्थ मिलती है, नए इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन फंड्स को लिक्विड और बड़े स्टॉक्स की ज़रूरत होती है, और नए ज़माने के बिजनेसेस तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसी सिचुएशन में कंपनियों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि उसकी प्राइसिंग एग्रेसिव ना करें। पेटीएम में सब कुछ बढ़िया है, अच्छी ब्रांड है, अच्छे प्रमोटर्स है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस स्पेस में वहाँ ग्रोथ भी बहुत है। लेकिन अगर आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है और आप बड़ी साइज़ का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे हैं, तो जितना सस्ता दे पाएँ उतना बेहतर है। उन्होंने तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से आईपीओ की साइज़ लगातार बढ़ाई है। पहले 12,000 करोड़ की बात होती थी, 10-12,000 करोड़ का आएगा, फिर 14,000 को हुआ, फिर 16,000 करोड़ का हुआ, फिर फाइनली पता चला 18,300 करोड़ का आईपीओ आया। तो मेरे ख्याल से जितने बड़े आईपीओ आए और जितनी लॉस मेकिंग कंपनीज जो हैं अभी, जिन्हें प्रॉफिट में आना बाकी है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो आईपीओ की प्राइसिंग सस्ती करें। अब आप ये कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, अब लॉस मेकिंग कंपनी का उसका आप कैसे मानोगे क्या वैल्यूएशन सही है? बात तो ठीक है, लेकिन लॉस मेकिंग में भी फ़र्क तो पड़ता है ना, कि आप वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ का कर रहे हैं, 1.25 लाख करोड़ का कर रहे हैं, या 1 लाख करोड़ का कर रहे हैं, रेवेन्यू का कितना गुना मल्टीपल ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक लेसन है, पेटीएम के लिए भी है, और पेटीएम जैसी और कई सारी जो कंपनियां बाजार में उतरने की तैयारी में है, कि अगर आप आईपीओ की प्राइसिंग एग्रेसिव करेंगे तो फिर आप कितने ही बढ़िया ब्रांड हो, कितनी ही बड़ी साइज़ का आईपीओ हो, रेस्पॉन्स वो मिलेगा जो आपने देख लिया। और इस रेस्पॉन्स के पीछे ये मत कहिए कि 18,000 करोड़ का आईपीओ इसलिए 2 गुना ही भरा है। बड़े बड़े आईपीओ कई गुना भी भरे हैं, पैसा अपना रास्ता ढूंढ लेता। यही अगर पेटीएम 1,40,000 करोड़ के वैल्यूएशन के बजाय 1 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे आए, तो क्या 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना नहीं भरेगा? 100% भरेगा। तो लिस्टिंग पर पैसा बनाने की जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी मार्केट हेल्दी रहे उसके लिए भी, सेकेंडरी मार्केट आपके अपने स्टॉक का हेल्दी रहे उसके लिए भी। कौन प्रमोटर ये चाहेगा कि मेरी लिस्टिंग आईपीओ की प्राइस के नीचे हो और उसके बाद इन्वेस्टर इंतजार करें और आप जिनसे मिले, अरे फालतू में डाल दिया, बाद में ही ले लेते हैं। ये फीलिंग न प्रमोटर चाहता है न इन्वेस्टर चाहता है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है दीप, और जो मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लड़ के कहता हूँ कि भाई आईपीओ की प्राइसिंग कम रखिए। और चलिए मान लीजिए आपको लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो 30 दिन के लिए नहीं लगाते, 30 महीने के लिए, 3 साल के लिए, 30 साल के लिए पैसा लगाते हैं। मान लिया, अच्छी बात है, चलो फंड समझदार हैं, वो 3-3 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स, तो फिर अगर ऐसा है तो कौन रोकता है आपको? न सेबी भी कहती है, नियम है, आप चाहें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 5 या 10% का डिस्काउंट कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? अपने आईपीओ की साइज़ का 10% ही दे रहे हैं। पहली बात तो आईपीओ आपकी ओवरऑल इक्विटी का छोटा सा हिस्सा है, 10% 15% आप डाइल्यूशन करते हैं, उसमें से भी रिटेल को 10% देते हैं। क्यों नहीं आप रिटेल को 5 या 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं, तो उसके पास कुशन रहे, पैसा लगाने का मन हो। इससे स्टॉक मार्केट हेल्दी भी होगा, नए इन्वेस्टर्स बाजार में भी आएंगे, और अगर यही आईपीओ 10% नीचे रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट पर मिले तो उन्हें भी कंफर्ट रहेगा कि चलो कोई फंड QIB आकर 10% ऊपर में पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब कंपनी अच्छी है, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे 10% सस्ता मिल रहा है तो मेरे लिए कुशन है। ये होना चाहिए, और ऐसा एक नियम बना दे अगर सेबी, तो कोई बड़ी बात नहीं कि जितनी बड़ी साइज़ के आईपीओ आएँ, एक पर्टिकुलर साइज़ से ज़्यादा, उन आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक डिस्काउंट फिक्स किया जाए। तो मेरा ये मानना है रिटेल इन्वेस्टर्स को बाजार में लाने के लिए, बने रहने के लिए, उन्हें एक कहीं कोई एक इंसेंटिव या कुशन देना चाहिए, कंपनियों को भी। और अगर रेगुलेटर दे तो कहना ही क्या। आई एम श्योर मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है, कोशिश करें तो ये हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसी में यही है, यही लेसन हमें इतिहास से सीखना चाहिए कि आईपीओ की प्राइसिंग
अगर बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत महंगा देंगे, तो न कंपनी के लिए अच्छा है न इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। बिल्कुल, तो प्राइसिंग बहुत ज़रूरी है, वैल्यूएशन ज़रूरी है, और जैसा अनिल जी कह रहे हैं, रिटेल को भी थोड़े अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देने चाहिए ऐसी आईपीओज़ में। आशा करते हैं आगे जाकर ऐसा एक्शन देखने को मिले, बट फिलहाल पेटीएम का आईपीओ 2 गुना से थोड़ा कम होकर फाइनली सब्सक्राइब होकर हुआ बंद। आइए फिर देखते हैं और आज के कौन से अपडेट्स हैं, कौन सी खबरें हैं जहां पर आपको डालनी है नज़र। वरुण, देवांशी और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। वरुण, बताएं, आपसे करते हैं शुरुआत, ट्रिगर्स और खबरें। ओके, तो ट्रिगर्स में तो 400 से ज़्यादा कंपनियां आज अपने नतीजे घोषित करेंगी, तो वहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए। कैश में काफ़ी सारी है, जैसे कि एस्टर, डीएम, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, एचओईसी, तो इन सभी कंपनीज पे अपनी नज़र रखिएगा। इसके अलावा इंडियन होटल्स, जो राइट इशू की एक्स डेट है आज 150 रुपये पे राइट इशू आया है। इसके अलावा और काफ़ी सारी एक्स डेट्स है, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, डाबर, आरईसी, जो डिविडेंड इन्होंने घोषित किया था उसकी एक्स डेट है, तो उसका एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। आपने पेटीएम के आईपीओ की बात की, इसके अलावा सफायर फूड्स का आईपीओ जो है उसका आज आईपीओ का आखिरी दिन है। दूसरे दिन तक करीब 1.07 टाइम्स जो है ये आईपीओ भरा है। रिटेल का हिस्सा जो है 5.38 टाइम्स भर चुका है। और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, आज आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन 6.39 टाइम्स जो है ये आईपीओ भर चुका है। रिटेल का हिस्सा जो है 31.62 टाइम्स भर चुका है। ओके, तो बाकी आईपीओज में भी सब्सक्रिप्शन डेटा आपके लिए सामने आ रहा है। लेटेंट को बढ़िया रिस्पांस मिला है। देवांशी, मॉर्निंग, बताएं कुछ नतीजे। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आप देखिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। कंपनी के जो आय है वो 5% बढ़ी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा और मार्जिन यहाँ पे कम होते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा करीब 2% घटा है और मार्जिन आप देखिए 32% से घटकर 30% पर आते हुए दिखे हैं। लगातार इस स्पेस में कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसके चलते भी मार्जिन पर दबाव आया है, लेकिन जो मुनाफा है वो 3.5% तक घटता हुआ दिखा है। जोमैटो जो आय है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन ओवरऑल घाटा आता हुआ दिखा है। कामकाजी घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। आय करीब 140% तक बढ़ती हुई दिखी है 1024 करोड़ पर, लेकिन कामकाजी घाटा इस बार 536 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। ओवरऑल लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखे हैं, 435 करोड़ पे आते हुए दिखे। साथ ही कंपनी ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि कंपनी ने कहा है कि अगले 2 साल में $1 बिलियन तक का निवेश करने की योजना कंपनी की तरफ से है। साथ ही समसस्त टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कंपनी ने हिस्सा खरीदा है करीब 16% का 371 करोड़ में। और साथ ही बिग फूड रिटेल सोल्यूशन में भी कंपनी ने करीब 8% हिस्सेदारी खरीदी है 550 करोड़ में। तो इसके चलते भी आज ये स्टॉक पर आप नजर रखें। धामपुर शुगर मिल्स, कमजोर नतीजे हैं। कुल आय 18% तक घटी है, मुनाफा भी 7% तक कम होता हुआ दिखा। मार्जिन 8% से बढ़कर 8.7% पर आते हुए दिखे हैं। इक्विटास होल्डिंग, मिले जुले नतीजे हैं। जो आय है वो हल्की सी बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में गिरावट आती हुई दिखी है। 65% मुनाफा कम हुआ है 32 करोड़ पर, और जो आय है वो 13% तक बढ़ती हुई दिखी है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, अब देखिए अगेन जो मार्जिन है वहां पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनता हुआ दिख रहा है। 11% से मार्जिन घटे हैं, 3.3% पे आते हुए दिखे हैं। कुल आय में 10% तक की बढ़ोतरी है। कामकाजी मुनाफा 68% तक कम होता हुआ दिखा है। तो ऑपरेशनली नंबर्स इस बार कमजोर आते हुए दिखे हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी आप देखिए ओवरऑल जो प्रीमियम है वो कम होती हुई दिखी है। जितने भी क्लेम्स थे कोविड क्लेम्स वो इस बार फ्लैट आते हुए दिखे, उसमें गिरावट का अनुमान था लेकिन फ्लैट आते हुए दिखे। और साथ ही जो मुनाफा है उसमें एक बढ़त होती हुई दिखी है 1348 करोड़ की। कुल आय भी 11% तक बढ़ती हुई दिखी। और आखिर में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, अच्छे नतीजे हैं इस बार। जो आय है वो 8% तक बढ़ती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफे में 32% तक का जंप है और जो मार्जिन हैं वो भी 24% से बड़े हैं। 29.5% पे कंपनी ने क्लॉक किए हैं और जो पैट है वो भी 59% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। तो इस बार ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज यहाँ पे नतीजे अच्छे आते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कुछ और नतीजे और खबरें वरुण बताएं। डेफिनेटली नतीजे हैं मेरे पास काफ़ी सारे, जिसमें कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ पे रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं लेकिन मार्जिन पे गिरावट है। 34.5% से गिर के 31.3% और मुनाफा जो है 2.2% गिरा है। मैक्स इंडिया एबिटा फ्रंट पे घाटे से मुनाफे में आई है। 7.2 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 3.5 करोड़ का मुनाफा किया है। बॉटम लाइन में अभी भी 60 लाख के आसपास का घाटा कंपनी ने किया है। मॉयल, नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज अच्छी खासी बढ़ी है। मार्जिन 2.1% से बढ़ के 26.1% और कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 8 गुना बढ़ा है। साथ ही साथ बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दी है। 205 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बायबैक होगा। 690 करोड़ के आसपास का खर्च जो है पूरे बायबैक पे कंपनी करेगी। मॉन्टे कार्लो फैशन, नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज बढ़े हैं। मार्जिन 15.2% बढ़ के 22.1%। मुनाफा जो है 4.5 करोड़ से बढ़ के 34 करोड़ पे आया है। ऑयल इंडिया ऑपरेशनली वीक है, रेवेन्यूज तो 10% बढ़े लेकिन मार्जिन 41% से गिर के 27.6% पे आए हैं। मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है।
आरसीएफ रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, मार्जिन में गिरावट है 8.6% से गिर के 7.1%। कंपनी का मुनाफा जो है 13.5% बड़ा है। एफएल इंडिया कंपनी के जो ओवरऑल नतीजे हैं ठीक ठाक है, ग्रोथ अच्छी है लेकिन मार्जिन गिरे हैं। रेवेन्यूज़ देखिए 135 करोड़ से बढ़कर 275 करोड़ के आसपास आए हैं, मार्जिन 25.4% से गिर कर 18.9%। मुनाफा जो है 78% बड़ा है यहाँ पे। और आरवीएनएल स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं, रेवेन्यूज़ 26% बड़े हैं, मार्जिन थोड़े बड़े हैं 5.1% से बढ़ के 5.6%, मुनाफा 48% के आसपास का उछाल दिखाया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए नतीजे। लंबी लिस्ट रही है नतीजों की और देखते हैं आज शाम के भी काफ़ी सारे नतीजे आएंगे, बट खबरें कुछ देवांशी के पास, बताएं। सबसे पहले एलेम्बिक फार्मा, अब देखिए नतीजों के बाद एक नेगेटिव खबर कंपनी के लिए आते हुए देखिए, उनका जो गुजरात में करखड़ी का जो प्लांट है वहाँ पे इंजेक्टेबल फैसिलिटी में यूएसएफडीए ने जांच की थी। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि 483 फॉर्म जारी कर दिया है और 10 ऑब्जर्वेशंस निकल के आए हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि कोई भी डेटा इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ ऑब्जर्वेशन निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आज देखने मिलेगा। मारुति सुजुकी प्रोडक्शन के नंबर्स आते हुए देखें, अक्टूबर महीने में उनका जो कुल उत्पादन है वो कम हुआ है, 1.82 लाख यूनिट्स थे पिछले साल, जो कि घटा है 1.35 लाख यूनिट्स होते हुए दिखे हैं। और साथ ही मारुति के लिए अच्छी खबर है कि कंपनी अब एसयूवी सेगमेंट में विस्तार करने की योजना कर रही है। टाटा मोटर्स इसके लिए भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, FY26 तक 10 ईवी मॉडल्स लाने की योजना कंपनी की तरफ से है, तो इस पर भी आप आज फिर से एक बार नजर रखें। ओके, तो ये हैं आपके लिए आज की ढेरों खबरें और नतीजे। नजर डालते हैं आज के ब्रोकरेज एक्शन पर भी FIR में। बताएं आशीष, क्या कह रही हैं ब्रोकर्स दिस मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए बर्जर पेंट्स यहाँ पर नतीजों के बाद देखिए मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई और कह रहे हैं लगातार 3 क्वार्टर से अगर आप देखें तो सेल्स में एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया, जिसके चलते इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य काटा है 710 से घटाकर 695 कर दिया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा पर अगर आप देखें तो अधिकतर ब्रोकरेज हाउस जो है बुलिश ही नजर आ रहे हैं। सबका कहना है कि असेट क्वालिटी के लिहाज से तिमाही शानदार है। ऑपरेशनल यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो या फिर NII हो, दोनों के आधार पर नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। CLA से खरीदारी किराए को बरकरार रखें, लक्ष्य में मामूली बढ़ोतरी की 130 से बढ़ाकर 140 कर दिया है, 101 की कल की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो इन्होंने कवरेज की शुरुआत की ओवरवेट की रेटिंग के साथ 145 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है। क्रेडिट स्विस जो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया 100 रुपये से बढ़ाकर 120 कर दिया है। हालांकि जेफरीज अभी भी अगर आप देखें तो इनके प्रदर्शन से कन्विंस्ड नहीं है। ये कह रहे हैं कि प्रोविजनिंग कम हुई है, इसके चलते आपको मुनाफा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्लिपेजेस के आधार पर देखें तो नतीजे कमजोर हैं। इसके चलते इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 82 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए। जोमेटो यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखें तो अधिकतर जो रिपोर्ट्स आई हैं पॉजिटिव भी देखने को मिल रही हैं। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए को बरकरार रखे, लक्ष्य 180 से बढ़ाकर 185 कर दिया है, 136 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि नए यूजर एक्विजिशंस के चलते जो है रेवेन्यू में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने जो रेटिंग है इसे अपग्रेड कर दिया है और लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया 140 से बढ़ाकर 185 कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो JP मॉर्गन और मैक्वायरी जो है इन्होंने रेटिंग में टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किए हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटाया है 760 रुपये से घटाकर 735 रुपये कर दिया है। लेकिन अब मान रहे कि जो वर्स्ट चीज़ें हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही है और जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हुई है, इसके चलते आगे सुधार की उम्मीद है। वहीं पिडिलाइट यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा। मैक्वायरी ने देखिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2200 रुपये के लक्ष्य के लिए। JP मॉर्गन अगर आप देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1930, यानी दोनों ब्रोकरेज हाउस जो है स्टॉक के ऊपर नेगेटिव है। अंत में स्ट्राइड्स फार्मा यहाँ पर नजर रखिएगा क्योंकि मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 912 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज रहेगा एक्शन ही बढ़ाते हैं आगे, और वो है रिजल्ट्स का वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं सबसे पहले अच्छे रिजल्ट्स जहां पर आप देख रहे हैं कि कंपनियों का प्रदर्शन इस क्वार्टर में काफी बेहतर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। दो कंपनीज, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहां पे हमने कॉस्ट प्रेशर्स देखे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में ये दो बड़ी कंपनीज को अच्छा करना अच्छा लगा, बर्जर पेंट्स और पिडिलाइट। बर्जर पेंट्स के बारे में बोलूंगा सर, आई थिंक अगर आप कोई भी पेंट कंपनी देख रहे हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, कंसाई हो, इंडिगो हो, आई थिंक बर्जर ने इन तीनों कंपनी से बहुत अच्छा किया है मार्जिन वाइज। ऑफ कोर्स इसके रेवेन्यू अगर देखें तो 25% के ऊपर और 28% क्वार्टर वाई ऊपर आए हैं। बट एक जरूरी नंबर है सर कि इसका अगर आप एबिटा मार्जिन डिक्लाइन देखेंगे तो 300 बेसिस पॉइंट आया है।
एशियन पेंट्स का मतलब 3% आया है, सिंपल भाषा में 3% आया है। एशियन पेंट्स का सर 11% था, कंसाई नेरोलैक का 9% था, इंडिगो का 7% था। सो इसने मतलब कंपेयर टू ऑल पीयर कंपनीज बहुत अच्छा किया है। आप देखिए एबिटा इसका 48% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर है, 6% वाई वाई ऊपर है। एशियन पेंट से एबिटा सर 1% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर और 30% नीचे था वाई वाई। सो इन दैट एनवायरमेंट आई थिंक बर्जर पेंट्स डिड वेरी वेरी वेल। Pidilite sir, honestly, again in this environment, we didn't expect कि हम इतना अच्छा नंबर देगा ये। कंज्यूमर बिजनेस जो वॉल्यूम ग्रोथ है इसकी 25% आई, एक्सपेक्टेड थी 17 से 20% आएगी। रेवेन्यू ग्रोथ सर बहुत आई थिंक द रेवेन्यू ग्रोथ वाज द स्टेलर शो, अगर मैं बोल सकूं उस वर्ड को यूज कर सकूं फॉर पिडिलाइट। ग्रॉस मार्जिन सबके डिक्लाइन हो रहे हैं, इसके भी डिक्लाइन हुए। 2600 करोड़ के आसपास का सेल्स आया, एक्सपेक्टेड था कि 2320 करोड़ आएगा। एबिटा 550 करोड़ आया, एक्सपेक्टेड था 500 सवा 500 के आसपास आएगा। मार्जिन 21% आए, एक्सपेक्टेड था 20% के आसपास आएंगे। तो ये दोनों कंपनीज उस सेगमेंट में जहां पे लोगों ने ज्यादा नहीं सोचा था बहुत अच्छी आई। मैं सिर्फ अच्छे नतीजों पे फोकस कर रहा हूं ज्यादा आज, कि अगर आप इंडस्ट्रियल देखें, अगर हम बहुत टाइम से आपके पास बात कर रहे हैं अभी इंडस्ट्रियल कैपेक्स में बहुत चीजें हो रही है, तो दो कंपनीज अगेन स्टैंड आउट क्लियरली टुडे, टिमकेन इंडिया एंड थर्मेक्स। आपको याद होगा एलजी इक्विपमेंट के बारे में बात किया था 2 दिन पहले, कल एक और कंपनी था। आज आप टिमकेन इंडिया के नंबर्स देखिए सर, ये बेयरिंग सेक्टर में ना कि बहुत ही कुछ बड़ा हो रहा है। चाहे वो एसकेएफ था, चाहे वो शेफलर था, चाहे वो टिमकेन था, जो नंबर्स आए इन तीनों कंपनीज के बहुत शानदार रहे हैं। टिमकेन का रेवेन्यू सर 20% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, 42% ऊपर है वाई वाई। एसकेएफ ऑफ कोर्स डिड वेरी वेल कंपेयर टू ऑल दीस कंपनीज। एसकेएफ का क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू मेरे ख्याल में 40% ऊपर था सर, और शेफलर का 21% ऊपर था। सो एसकेएफ में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। बट इन दोनों तीनों कंपनीज का पोर्टफोलियो अलग अलग, ऑटोमोटिव, रेलवे, इंडस्ट्रियल अलग अलग है। बट पॉइंट है सर, एबिटा 33% ऊपर, टिमकेन का 49% वाई वाई ऊपर। तो किसी भी तरीके से आप नंबर्स देखें सर, तो टिमकेन के नंबर बहुत अच्छे आए थे। 40 टाइम पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। थर्मेक्स सर, थर्मेक्स कैसी कंपनी है, मेरे ख्याल में हम भूल ही चुके हैं उस कंपनी को, बिकॉज ये दिस वाज अ डार्लिंग ऑफ अ स्टॉक। अगर आप 2004 से लेकर 2010 के बारे में बात करो तो थर्मेक्स बहुत टाइम के बाद वापस आ रहा है। और एक सेगमेंट जो पर्टिकुलरली बाहर खड़ा हुआ वो था एनर्जी सेगमेंट सर। एबिट मार्जिन जो एनर्जी सेगमेंट में था वो इस बार 8% आया कंपेयर टू 4.5%। ऑर्डर इनफ्लो सर, ऑर्डर इनफ्लो थर्मेक्स का इस बार 67% इंक्रीज हुआ सर, और 1860 करोड़ के आसपास है। कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक मेरे ख्याल में 6500 करोड़ है इस कंपनी की, जो 26% ऊपर है। अदरवाइज आपको पीएनएल के नंबर्स आपकी टीम ने बता दिए होंगे। आई थिंक एबिटा 74% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर, 40% ऊपर वाई वाई। तो किसी भी तरीके से मुझे बहुत अच्छे नंबर दिखे। तो और लास्ट एक अगर मैं सेगमेंट चूज कर सकूं वो है ऑटोमोटिव। अगर ऑटोमोटिव एंसिलरी में और अच्छी ऑटोमोटिव कंपनीज में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमने देखा कि 2 दिन लास्ट में जब बात किया था आपके साथ, जमुना ऑटो सर और सुप्राजित इंजीनियरिंग, इन दोनों कंपनीज के नंबर बहुत अच्छे आए थे। ये मिड कैप ऑटो कंपनीज है। जमुना ऑटो का मार्जिन भी बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर वाई वाई, उसी तरीके से सुप्राजित का भी मार्जिन बढ़ा है वाई वाई और क्वार्टर क्वार्टर। ओके, तो ये है आज आपके लिए अच्छे नतीजे वाले शेयर। इस बार फॉर ए चेंज बढ़िया रिजल्ट्स वाली लिस्ट काफ़ी लंबी होती हुई दिख रही है, लेकिन क्या अब रिजल्ट सीजन चूंकि खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, कमजोर रिजल्ट्स भी काफ़ी हैं। बताएं कौन से रिजल्ट्स हैं कमजोर आज? तो 2 ही कंपनीज हैं, दोनों केमिकल्स में है, ठीक है ना। विनती ऑर्गेनिक्स, आप मार्जिन प्रेशर्स देखिए और वैल्यूएशन देखिए। इसका मार्जिन 27% आया सर, एक्सपेक्टेड था कि 30 या 32% आएगा, और इसका मार्जिन 38% होता था सर। 38% से कम होकर 27% आ गया। मैं आपको याद करा दूं सर कि ये कंपनी है जो 40% से ऊपर मार्जिन करती थी आई थिंक जून 2020 में। तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर का काम नहीं है ये, एक्चुअली डिक्लाइन जो मार्जिन का है 3-4 क्वार्टर से हो रहा है और लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। 40% से 27% मार्जिन आ चुका है इस कंपनी का, और अभी भी सर 70 टाइम्स टीटीएम ईपीएस पे ट्रेड करता है। बहुत महंगा कंपनी है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स महंगा नहीं है जितना विनती है, बट अगेन मार्जिन प्रेशर आ रहा है इस कंपनी में भी। आप ये देखिए सर, सेल्स इसका मेरे ख्याल में 6% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, सेल्स 6% ऊपर, बट एबिटा 35% नीचे, 35% डाउन क्वार्टर क्वार्टर। सर इसके मार्जिन 8% रह गए हैं, 13% थे क्वार्टर क्वार्टर और 17% होते थे वाई वाई। 18% मार्जिन करता था ये दिसंबर में। सो ऑलमोस्ट 17-18% से कम होकर 8% मार्जिन रह गए हैं। इतने एक्सपेंसिव नहीं है जितने दूसरे हैं, 30 टाइम्स पे ट्रेड करता है। बट ये एक सेगमेंट है जहां पे थोड़ा फ्रॉथ है सर, और मार्जिन अगर कम होंगे, वॉल्यूम नहीं होगा, पिकअप होगा उस तरीके से, देन आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट होगी।
ये है आपके लिए कमजोर नतीजों की लिस्ट भी, और स्पेशली जो पिछले क्वार्टर से ही वरिंदर आपको लगातार अलर्ट कर रहे हैं कि केमिकल कंपनियों के नतीजों में सावधान रहें, मार्जिन कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, धीमे धीमे आप देख रहे हैं वो सारा का सारा आपको रिजल्ट में पिछले क्वार्टर में भी दिखा और इस तिमाही में भी नजर आ रहा है। धन्यवाद वरिंदर, कल सुबह फिर आपसे होगी मुलाकात ढेर सारे नतीजों के साथ। बढ़ते आगे, आइए जान लेते हैं आज का पिक ऑफ द डे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सीधे सीधे शुरुआत नहीं होगी, पहले एक आपसे सवाल है, उसके बाद एक अपडेट है, फिर पिक ऑफ द डे है। सवाल ये अनिल जी, आप कहां पर है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं चित्तौड़ में चले गए हैं और कल जो मस्तिष्की पाठशाला है वहां किसी स्कूल से करेंगे अनिल जी, अपने बचपन के स्कूल से करेंगे। तो पहले तो इसमें रोशनी डालें, आप हैं कहाँ, शो कहां से कर रहे हैं अनिल जी? पहली बात तो ये कि आपके आसपास क्या और आपको कुछ पता ही नहीं। मैं आपके बहुत पड़ोस में हूँ, दिल्ली के एकदम पास में गुड़गांव में, गुरुग्राम, तो इसलिए एकदम नज़दीक में और आपको पता नहीं चला। दूसरी बात, मस्ती की पाठशाला बिल्कुल 100% स्टूडियो से ही होगी। आज रात फिर से मुंबई में होऊंगा, शाम तक लेट इवनिंग तक पहुँच जाऊँगा, तो चिंता न करें, पूरी तरह से स्टूडियो से होगी, लोकेशन से नहीं होगी मस्ती की पाठशाला, क्योंकि देखिए लॉजिस्टिक इश्यू है। लेकिन वैसे आइडिया मुझे आपका अच्छा लगा, एक शो ऐसा बनना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी जगह, बचपन वाली जगह जाकर इस तरह का शो करे तो उसका मजा ही अलग है। तो हमारी जो वो बकेट लिस्ट है ना, उसमें एक और जुड़िया नाम, एक हमें कोई एग्जोटिक लोकेशन से करना है, गोवा, कनाडा टाइप, दूसरा किसी स्कूल टाइप का। तो बंसल जी नोट करते रहें, कभी न कभी ये इच्छा भी पूरी होगी। बताएं सर आपका स्टॉक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे दे रहा हूं। उससे पहले अनिल जी अपडेट है, आज मैं और कुणाल जी अनिल जी दोबारा शाम को मिलेंगे, तो हो सकता है कल एक जॉइंट पिक ऑफ द डे आए। और आज अनिल जी कुणाल जी से मैं समय निकाल के पूछूंगा अभी कल की मस्ती की पाठशाला का उत्तर, और उसके बाद अनिल जी अगर उनका उत्तर मेरे को दिए उत्तर से बेटर हुआ तो फिर आप पकड़ लीजिएगा उनको। तो और पिक ऑफ द डे में अनिल जी आज मेरे विचार ठीक नहीं है, तो बिकवाली की राय है, बेचना है काला पत्थर यानी कि कोल इंडिया 170 का स्टॉप लॉस लगाना है, 161 से लेकर 162 के टारगेट के लिए कोल इंडिया पे बिकवाली की राय है, और ये राय सिर्फ आज के लिए है। ओके, कोल इंडिया में बिकवाली की राय सिर्फ आज के लिए, बेचे, ये राय बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, आपको क्या पसंद है बताएं सर आप। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है मुथूट फाइनेंस। अनिल जी जिस तरह की तेजी गोल्ड में बन रही है, मुझे लगता है कि उसका फायदा मुथूट फाइनेंस को मिलेगा, और एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर ऑलरेडी आ चुका है। लगभग 150 टन सोना इस कंपनी में है, तो बाय करके यहां पर चले। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 1630 रुपए पर, 1725 रुपए का पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिए। मुझे लगता है 1755 के लेवल्स भी आएंगे, तो 1755 1760 के टारगेट के लिए मुथूट में बाय करने की राय। ओके, तो मुथूट फाइनेंस है वो स्टॉक जहां पर आप करें खरीदारी, ये राय है कुणाल जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है किरण जी से उनकी बेहतरीन पिक लेने का। किरण जी बताएं सर, आपने कौन सा शेयर चुना है? अनिल जी बेहतरीन ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला। पहले तो आपको और दीप को वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही बड़े टाइम के नेकलाइन को ब्रेक किया हुआ है, नाम है कर्नाटका बैंक। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, क्योंकि सितंबर 2019 से लेके आज तक के कंसोलिडेशन और नीचे में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ब्रेकआउट लेवल 75 है, क्लोज 77 के आसपास हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक होगा 73 का। तो 4 रुपए के रिस्क के साथ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। आज के लिए लगभग 82-85 के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर पोजिशनली मैं मानता हूं अभी इस कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल्स चेंज होते नजर आ जाएंगे टेक्निकली, और मेरे टारगेट्स पोजिशनली लगभग 113 से लेके 120 तक के रहेंगे। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त खरीदारी करने के लिए आज से किरण जी की तरफ से। आइए सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे ग्रासिम को सिलेक्ट करना चाहिए। ग्रासिम के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, ग्रासिम यहां से अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1900 रुपए से लेके 1925 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए से ग्रासिम में देखने को मिल सकता है। नीचे में 1850 का सपोर्ट बनेगा, तो 1850 का स्टॉप लॉस लगाना है 1900 से 1925 के टारगेट्स के लिए। सुमित जी को पसंद है ग्रासिम, ये है एक और स्टॉक जहां पर आज एक्शन होने की संभावना। पालिया साहब तैयार है। पालिया साहब बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आज का पिक ऑफ द डे रहेगा यूनाइटेड फास्फोरस यूपीएल। ये स्टॉक में कल के सेशन में हमने देखा कि डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, 4% के आसपास का ऊपर इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट कल के सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक में होते हुए दिखा है। तो यूपीएल पे बाय करने की सलाह रहेगी। कल के फ्यूचर के क्लोज थे करीब 774 के आसपास, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए आज के सेशन में करीब 790 तक का। तो 790 795 के टारगेट के लिए यूपीएल बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए हम 764 के आसपास के। 164 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है यूपीएल में। ये राय राजेश पालिया साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बाजार में आज मुझे लगता है 2 दिन की गिरावट के बाद, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है ये अगर इस तरह की गिरावट के साथ खुलता है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मुझे लगता है आज बाजार में रिकवरी देखी जानी चाहिए। बाकी जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे है, एक पसंदीदा स्टॉक और बाजार में सभी के रडार पे है, टाटा मोटर्स। मुझे लगता है इसमें आज खरीदारी करनी चाहिए। 512 के लेवल पे कल बंद हुआ है, 525 का आज का टारगेट है, 505 का स्टॉप लॉस। इसमें फंडामेंटली भी अच्छी खबरें हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले देवांशी भी बता रही थी कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि 2026 तक 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वेरिएंट कंपनी लॉन्च करेगी। दैट इज डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में आज खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पर रखिए नजर, एक्शन में आ सकता है ये काउंटर। 10 नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी है अगले 5 सालों में।